मेरे महान भारत राष्ट्र के भाइयों और बहनों, सादर प्रणाम। बंधुओं और बहनों, मेरा एक विशेष निवेदन है कि इस वीडियो के द्वारा जो मैं आपसे उन्मुख हो रहा हूं, जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, इस वीडियो को अपने परिवार के अंदर अपने छोटे बच्चों को, अपने युवा साथियों को अवश्य बार बार दिखाएं, ताकि उन्हें पता चले कि उनके वास्तविक नायक कौन थे और किन छद्म नायकों के भरोसे आज भारत देश को गर्त में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। इसी निवेदन के साथ मैं आज की क्रांति कथा के नायक की ओर अग्रसर होता हूं। क्रांति कथा की माला के उस सुमेरु को, क्रांति कथा की माला के उस सुमेरु को नमन करते हैं हम सब मिलकर आज। मैंने उसे सुमेरु शब्द से रूपित किया है। माला के अंदर सारे मनकों के बाद जो एक बड़ा मनका होता है उसे सुमेरु कहा जाता है। तो लीजिए मित्रों कि आज हम क्रांति कथा के उस सुमेरु को नमन करते हैं जिसके बिना माला के सब मन के बिखरे बिखरे लगते हैं। महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान के पश्चात उत्तर भारत के यत्र तत्र बिखरे हुए समस्त क्रांति संगठनों को, समस्त क्रांति के मनकों को एक सूत्र में पिरोकर क्रांति की माला बनाने वाले उस महान क्रांतिकारी के श्री चरणों में आज उसकी जन्म जयंती पर्व पर हम सब नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुशल संगठनकर्ता के जयंती पर्व पर आज हमारा ये अभिनंदन संपूर्ण राष्ट्र की उस कृतज्ञता को ज्ञापित कर रहा है जो आज़ादी के रूप में उपहार स्वरूप उन्होंने अपने बलिदान के बाद हमें प्रदान की थी। बंधुओं, मैं कृतज्ञ भाव से अभिवादन करता हूं मातृभूमि का, जो मुझे पुनः पुनः अमर शहीदों की क्रांति कथा कहने का सौभाग्य प्रदान करती है। आइए आप भी मेरे साथ साथ प्रणम्य भाव से मातृभूमि के इस पावन प्रयास को प्रणाम करें। प्रणम्य राष्ट्र पंथ है, प्रणम्य देशी राग है, प्रणम्य राष्ट्र पंथ है, प्रणम्य देशी राग है, प्रणम्य मातृभूमि के प्रसून का पराग है, प्रणम्य राष्ट्र पंथ है, प्रणम्य देशी राग है, प्रणम्य मातृभूमि के प्रसून का पराग है, प्रणम्य प्राण तत्व है विराट राष्ट्र देव का, प्रणम्य प्राण तत्व है विराट राष्ट्र देव का, बुझा सकीन आंधियां प्रणम्य वो चिराग है, बुझा सकीन आंधियां प्रणम्य वो चिराग है, प्रणम्य राष्ट्र पंथ है, प्रणम्य देशी राग है। मेरे देश बंधुओं, क्रांति माला के महान सुमेरु के जीवन वृत्त पर अपने उद्बोधन से पूर्व आज मैं उस शब्द पर चर्चा करना चाहता हूं जिसके ताप के प्रताप से धरा और व्योम दहलने लग जाते हैं, जिस शब्द की उद्घोषणा मात्र से शिराओं में प्रवाहित रक्त खोलने लगता है, जिस शब्द के विस्तार से सिंहासन के पाये डोलने लग जाते हैं, जिस शब्द के आधार में भविष्य के निर्माण का बीज छुपा हुआ होता है, वह शब्द है क्रांति। क्रांति क्रांति क्या है क्रांति? क्या होती है क्रांति? बहुत चर्चा की हमने क्रांति की और क्रांतिकारियों की, तो आज जान लीजिए कि क्रांति क्या होती है। अरे क्रांति दूध है सिंगनी का पीते हैं सिंह शावक ही जिसे, क्रांति दूध है सिंगनी का पीते हैं सिंह शावक ही जिसे, या पीते हैं वो दहक रहा दावानल दुखियों के दुखों का दिल में जिनके, वरना आसान है क्या पचाना, वरना आसान है क्या पचाना सिंह की खुराक को, और जीते जी मूर्त बना देने वाले उस अमर शौर्य को, जीते जी अमर बना देने वाले उस मूर्त शौर्य को। ये होती है क्रांति, ये होती है क्रांति, ये होती है क्रांति। आइए आज उसी नरनाहर को, जिसने स्वातंत्र्य समर के महायज्ञ में अपनी प्राणाहुति से बलिदान का ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया था, जिससे अनुप्राणित होकर कृतज्ञ राष्ट्र ने उसे अपना पथ प्रणेता स्वीकार कर क्रांति की चिंगारी को भीषण ज्वाला में परिवर्तित कर फिरंगी शासन को जलाकर राख कर डाला था। उस महान क्रांतिकारी परम तेजस्वी शौर्य के साक्षात शिवाले चंद्रशेखर आजाद के जीवन वृत्त को जानकर उसे अपने जीवन चरित्र में उतारने का हम परम प्रयास करते हैं। यही हमारी उस महान क्रांतिकारी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही प्रयास हमें आने वाली पीढ़ी को करते रहने के लिए अनुप्राणित करना है, प्रेरित करना है। लेकिन ठहरो,
क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जीवन वृत्त सुनने से पहले ठहरो मित्रों कि जिस प्रयाग के पावन तट पर मचली थी राष्ट्र रवानी, जिस प्रयाग के पावन तट पर मचली थी राष्ट्र रवानी, मातृभूमि के मुक्ति यज्ञ में देने अपनी कुर्बानी, जिस प्रयाग के पावन तट पर मचली थी राष्ट्र रवानी, मातृभूमि के मुक्ति यज्ञ में देने अपनी कुर्बानी। शौर्य कथा लिखने से पहले, शौर्य कथा लिखने से पहले उसको शीश झुका लूं मैं, शौर्य कथा लिखने से पहले उसको शीश झुका लूं मैं, और रक्त कहानी लिखने को थोड़ा तो रक्त बहा लूं मैं, रक्त कहानी लिखने को थोड़ा तो रक्त बहा लूं मैं। कि यह बलिदानी परंपरा की धरती पुण्य पुनीता है, यह बलिदानी परंपरा की धरती पुण्य पुनीता है, लिखी गई थी इसी धरा पर आजादी की गीता है, लिखी गई थी इसी धरा पर आजादी की गीता है। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के जयंती पर्व पर समस्त राष्ट्र की ओर से शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। और बंधुओं, उस महान क्रांतिकारी का अभिवादन करने से पहले इस क्रांति धर्माधरा को प्रणाम करता हूं, इस मातृभूमि को प्रणाम करता हूं। आजादी की गीता लिखने वाले उस युग पुरुष, वर्तमान युग के केशव ने सुसुप्त पार्थों के मोह का विनाश करने के लिए जिस विधि से अपना बलिदान दिया, वो विश्व के इतिहास में अमर लेख बन गया है। ऐसा बलिदान कहीं देखने और सुनने में नहीं आता है। 23 जुलाई 1906 को 23 जुलाई 1906 को क्रांति की इस दीप शिखा ने मध्य प्रदेश के भाबरा ग्राम में पंडित सीताराम तिवारी के प्रांगण में माता जगरानी की कोख से जन्म लेकर जब इस धरा की पराधीन माटी को चूमा, तभी अपनी स्वतंत्रता की आहट से यह धरा पुलकित हो उठी, तभी स्वतंत्रता की आहट से धरा पुलकित हो उठी। भील बालकों के साथ क्रीड़ा करने वाला यह वीर बालक धनुष बाण चलाने में प्रवीण होने से निशानेबाजी में निष्णात हो चुका था, और जिसका निशाने का लोहा अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने देखा था। जब एसपी नॉट बाबर ने वहां आकर के घेरा डाला और डीवाईएसपी विश्वेश्वर सिंह ने चंद्रशेखर आजाद को गाली दी, तो उसका प्रत्युत्तर उसने उस गोली से दिया जिस गोली ने उसका जबाड़ा तोड़ दिया। और जिस गोली ने चंद्रशेखर आजाद की जंगा में छेद किया, वो गोली एसपी नॉट बाबर के हाथ से चली थी। वीर बांकुरे ने बदले में एक गोली चलाकर उस कलाई को ही तोड़ दिया जिसने गोली चलाई थी। तो शस्त्रों का पूजक परम तेजस्वी बालक अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के मंतव्य से अपने माता पिता और गृह का त्याग कर क्रांतिकारियों के गढ़ बनारस में जा पहुंचा, जहां मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आकर क्रांतिकारी दल का सदस्य बन गया। 1921 के असहयोग आंदोलन में अति उत्साह के साथ भाग लेने के कारण प्रथम बार चंद्रशेखर आजाद को बंदी बनाया गया, जहां इस क्रांतिवीर के मुख से प्रस्फुटित स्वतंत्रता के सूत्र ने इसका नाम परिवर्तित करके आजाद कर दिया। जज के समक्ष निर्भीक खड़े 14 वर्ष के इस बालक ने जब निर्भीकता के साथ इसका नाम पूछने पर कहा कि मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वाधीनता और मेरा गृह बंदी गृह है, तब चिड़े हुए जज ने इस 14 वर्ष के बालक की पीठ पर, नंगी पीठ पर 15 कोड़े मारने का दंड सुनाया। और हंसते हंसते निर्भीकता के साथ इस बालक ने उन 15 कोड़ों को प्रत्येक कोड़े के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते हुए स्वीकार किया। बालक की इस निर्भीकता के सामने अंग्रेज साम्राज्य उसी दिन पस्त हो गया था, और इस निर्भीकता ने आजादी की गीता के प्रथम पृष्ठ को आलेखित कर दिया था। इस महान क्रांतिकारी के जीवन वृत्त को शब्द देकर के लेखनी से आबद्ध करना शायद किसी लेखक के वश की बात नहीं है। बंधुओं, एक बात यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि हमें जो इतिहास पढ़ने के लिए मिलता है, हमें हमारे मार्गदर्शकों, पथ प्रणेताओं के बारे में जो जानकारियां मिलती है, वो जानकारियां किस प्रकार से हमारे पास पहुंचाई गई है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। एक षड्यंत्र के तहत हमारी सरकारों ने वामपंथियों के साथ शिक्षा का समझौता कर लिया, और उस समझौते के तहत हमारे सामने वो इतिहास परोसा गया जिससे हम अपने गौरव के ऊपर गर्व नहीं कर सके। ये बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि वामपंथियों ने हमारे इतिहास का अतिक्रमण करके हमारे से हमारे गौरव को दूर कर दिया है। हमें क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, और नहीं पढ़ने के मिलने के पीछे एक कारण यह भी है कि इनके इतिहास को लिखेगा कौन? जिन्होंने अपना जीवन कंटकाकीर्ण पथ पर गुजारा हो, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को वार दिया हो, उनकी लेखनी लिखने के लिए, उनकी जीवनी लिखने के लिए कौन लेखक उनके पीछे पीछे चला होगा?
जीवन वृत्त तो राजाओं, रईसों और बड़े बड़े लोगों के लिखे जाते हैं, जिनके लिए लिखने वाले उनके वेतनभोगी कर्मचारी हुआ करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी यही विडंबना है। उनके बारे में, उनके जीवन वृत्त के बारे में उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। उनके एक साथी के बार बार उनके परिवार के बारे में पूछने पर, खुद भगत सिंह ने पूछा था उनके परिवार के बारे में, तब उनका उत्तर सीधा था। उत्तर यह था कि इस दल का सदस्य मैं हूं, मेरा परिवार नहीं, केवल मेरी जानकारी रखिए। और इस अत्यधिक गोपनीयता के स्वभाव के कारण चंद्रशेखर आज़ाद कभी पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। चंद्रशेखर आज़ाद की इस महानता को मैं नमन करता हूं। और ये सब कार्य चंद्रशेखर आज़ाद जैसे एक महान संगठन के द्वारा ही संभव हो सकता था, किसी और दूसरे के वश की ये बात नहीं थी। झांसी और ओरछा के जंगलों को क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने वाले इस क्रांतिवीर की परछाई को अंग्रेज छू तक नहीं पाए थे। कई वर्षों तक झांसी और ओरछा के जंगलों में इन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया था। एक घटना इनके जीवन की बड़ी मार्मिक घटना है बंधुओं, वो घटना बताना यहाँ पर इसलिए आवश्यक है ताकि हमें पता लग सके कि हमारे वास्तविक नायक का जीवन किस प्रकार का रहा होगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने काकोरी कांड में अंग्रेजों का खजाना लूटा था। इनके पास देश की रक्षा करने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो क्रांतिकारी संगठन बना हुआ था, उसके लिए हथियारों की आपूर्ति और धन की आवश्यकता वाले धन संग्रह किया हुआ था। इनके गांव से एक बार इनका एक साथी आया और आकर के उसने कहा, चंद्रशेखर तुम इतना पैसा लूटते हो, कभी गांव जाकर के अपने गरीब माता पिता की मदद क्यों नहीं करते हो? तुम्हें पता नहीं कि वो भूखों मर रहे हैं? तब चंद्रशेखर आज़ाद का उत्तर सुनिए आप, और इस उत्तर से उसकी महानता को नमन करने का प्रथम प्रयास कीजिए मित्रों। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने उस साथी से कहा कि इस धन का एक पैसा भी मैं अपने गांव, अपने माता पिता को नहीं दे सकता। यह धन इस देश की आज़ादी के लिए एकत्र किया गया धन है। मेरे जैसे अनेक क्रांतिकारियों के कई परिवार हैं, ये किसी का इस पर अधिकार नहीं है। अगर तुम लोग मेरे माता पिता को, मेरे भूखे माता पिता को रोटी नहीं खिला सको तो आकर के मुझे बता देना। एक दिन रात के अंधेरे में जाकर के मैं अपने माउजर की 2 गोलियां उनके सीने में उतार करके उनको इस कष्ट में जीवन से मुक्ति दे दूंगा। नमन करता हूं चंद्रशेखर आज़ाद को, सैल्यूट करता हूं ऐसे महान विचारक को जिसने भारत की आज़ादी के संघर्ष को परवान चढ़ाया था। एक बार की घटना और है कि ओरछा के जंगलों में जब शरण लिए हुए थे, एक वृद्धा के यहाँ इन्होंने शरण ली थी। उस श्रद्धा की एक बेटी भी थी, वो निर्धन थी और उस बेटी के ब्याह के लिए उसके पैसों की व्यवस्था करनी थी। चंद्रशेखर आज़ाद के सर के ऊपर अंग्रेज सरकार ने उस समय इनाम घोषित कर दिया था। उस इनाम की राशि को वृद्धा को दिलवाने के लिए उन्होंने वृद्धा के सामने प्रस्ताव रखा कि आप पुलिस को जाकर के मेरे बारे में सूचना दे दीजिए ताकि आपको वो मेरे ऊपर रखा हुआ इनाम प्राप्त हो सके और आप अपनी बच्ची की शादी कर सके। तब उस वृद्धा का उत्तर सुनिए कि मेरी ऐसी एक नहीं अनेक बच्चियां कुंवारी रह जाए, मगर देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन सर्वस्व करने वाले के साथ में ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकती। तो बंधुओं, फिर प्रश्न वहीं आकर के खड़ा होता है कि जिस चंद्रशेखर आज़ाद ने हमारे राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, इस राष्ट्र की स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ में अपना जीवन होम कर दिया, उस चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति स्वतंत्रता के बाद हम राष्ट्रवादियों ने अपना कर्तव्य किस प्रकार से निर्वहन किया है, उसकी एक थोड़ी सी झलक आपको दिखाना चाहता हूं मित्रों कि आज़ादी के 73 वर्षों के बाद भी आज भी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अनेक क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है। इन्हें हमारे राष्ट्रीय अभिलेखों के अंदर शहीद नहीं कहा जाता। आज भी राष्ट्रीय अभिलेखों के अंदर इन्हें आतंकवादी लिखा हुआ है। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति इस आज़ाद राष्ट्र के लिए और कुछ नहीं हो सकती, और इससे बड़ी कृतज्ञता उन क्रांतिवीरों के प्रति इस राष्ट्र की दूसरी नहीं हो सकती। मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं इन राष्ट्राध्यक्षों के प्रति जिनके अंदर इतना मनोबल नहीं है। क्या गुप्त समझौता किया था इन्होंने फिरंगी सरकार से आज़ादी लेने के लिए कि इन महान क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा नहीं दे सकी। एक आरटीआई के द्वारा इस बात का पता लगा है, भारत सरकार से पूछा गया था, तब उन्होंने उत्तर दिया था कि इन्हें शहीद का दर्जा नहीं है। और तो और मित्रों, कृतज्ञता की सारी सीमाएं लांघ करके वहां पहुंच जाती है। जब हम आते ही शहीद के परिवार के भरण पोषण के बारे में बात करते हैं, तब हमें पता लगेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के बाद कई वर्षों तक चंद्रशेखर आज़ाद की मां को पता नहीं लगा था कि उनका बेटा देश के ऊपर बलिदान हो गया। वो अपनी बूढ़ी आंखों से उसके आने की राह तकती रहती थी। और देखिए उस गांव वालों की, उस समाज की कृतज्ञता कि उस बूढ़ी मां ने अपने जीवन यापन करने के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के बाद उनके पिता पंडित सीताराम जी की भी मृत्यु हो गई थी, इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई थी। तब उस विधवा, असहाय, बेसहारा औरत ने
जंगल में जाकर के लकड़ी और कंडे बीन करके अपनी रोजी और रोटी का जुगाड़ किया। उससे जो पैसा मिलता था उससे इनका पेट नहीं भर सकता था। तब मोटा अन्न, बाजरा और मक्का जैसा अन्न खा करके उसको यानी कि पानी में घोल करके उसका आटा पी करके इन्होंने अपने जीवन को गुजारा। ऐसी विपन्न अवस्था में रही इनकी माँ, और आज़ादी के 2 वर्ष बाद तक भी ये स्थिति रही। तब इनके मित्र जो सदाशिवराव थे वो वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की माता से अपने साथ झांसी चलने का निवेदन किया। झांसी चलने का निवेदन इनकी माँ ने स्वीकार नहीं किया। स्वाभिमानी माँ थी, स्वाभिमानी पुत्र की माँ थी, मगर जब उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की दी हुई शपथ उन्हें बताई तभी उनके साथ झांसी आने के लिए तैयार हो गई। ये उसे झांसी लेकर के आए, और झांसी में जहां इनकी माँ रही थी, चंद्रशेखर आज़ाद की माँ, वहां इनके मित्रों ने तीर्थाटन भी कराया। यथासंभव जितना हो सकता था उनके प्रति अपना जो भी कर्तव्य निर्वहन कर सकते थे उसे इन्होंने पूरा किया। सदाशिवराव मलकापुरकर ऐसे मित्र थे चंद्रशेखर आज़ाद के जिन्होंने इस कर्तव्य का निर्वहन करने में अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाए। मगर दुर्दैव देखिए, दुर्भाग्य देखिए इस देश का, इस राष्ट्र का, और यहाँ के लोगों की निर्वीर्यता देखिए, और यहाँ की सरकारों की कृतज्ञता देखिए कि जब चंद्रशेखर आज़ाद की माता का देहावसन हुआ 21 मार्च 1951 को, तो उनके देहावसन के बाद उनकी प्रतिमा को झांसी के लोगों ने उनके नाम पर बनाई गई एक पीठ के पास स्थापित करने का प्रयास किया। तत्कालीन सरकार ने उसे अवैध गतिविधि मान करके उसे रोकने के लिए पुलिस लगा दी। तब सदाशिवराव अमलापुरकर अपने शीश के ऊपर इनकी माता की प्रतिमा रख करके खुद पीठ के पास पहुंचने के लिए निकल पड़े। उनके साथ आज़ादी के मतवाले चंद्रशेखर आज़ाद के दीवानों ने अपना दल उसके साथ बढ़ा दिया। कदम से कदम मिला करके भीड़ चलने लगी। जब सदाशिवराव करके कदम नहीं रुके तब तत्कालीन राक्षसी सरकार ने उन्हें गोली मारने का आदेश दे दिया। अब उन्हें गोली कैसे मारी जाए, क्योंकि उनको तो चारों तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद के दीवानों ने घेर रखा था। तब इस नृशंस सरकार ने सबके ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया। न जाने कितने लोग उस गोली कांड में घायल हुए, 3 लोगों की मृत्यु भी हुई। चंद्रशेखर आज़ाद की मां की प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकी। मित्रों, जिसके पुत्र ने अपने प्राण इस देश की आज़ादी के लिए न्योछावर कर दिए, उस पुत्र की मां के लिए, उसकी 3 फुट की प्रतिमा के लिए इस राष्ट्र के अंदर 5 फुट का स्थान नहीं मिल सका। इससे बड़ी कृतज्ञता इस राष्ट्र द्वारा दिखाई नहीं जा सकती थी। और अब आ जाइए आप चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान की कहानी के ऊपर। चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान भी अपने आप में एक रहस्य लिए हुए है। जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु अपने आप में एक रहस्य लिए हुए है, उसी प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु भी, उनका बलिदान भी अपने आप में एक रहस्य लिए हुए है। मैं अपनी कविता में भी इसे बताने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद का पता अंग्रेजों को लगा था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जेल में बंद थे। चंद्रशेखर आज़ाद चाहते थे इन्हें मुक्त कराना, उसके लिए जेल तोड़ने का भी प्रयास करने के लिए तैयार थे। मगर इस विधि से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बाहर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देश की सोई हुई जनता को जगाने के लिए जो कदम उठाया था उसमें जेल तोड़ करके भागना उनके उस सारे किए हुए प्रयास पर पानी फेर सकता था। तब चंद्रशेखर आज़ाद उन तीनों को बाहर निकालने के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी से जेल में जाकर के मिले। गणेश शंकर विद्यार्थी ने उन्हें रास्ता बताया कि आप जाकर के पंडित नेहरू से मिलिए। पंडित नेहरू के संबंध अंग्रेज अधिकारियों से अच्छे हैं, वो निवेदन करेंगे तो हो सकता है कि इनकी फांसी की सजा उम्र कैद में बदल जाए। चंद्रशेखर आज़ाद पंडित नेहरू के पास निवेदन करने के लिए पहुंचे। पंडित नेहरू ने इन्हें वहां पर बुरी तरह फटकारा, इनकी उपस्थिति को, उनको नागवार गुजरी उपस्थिति, और कहा कि यहाँ से चले जाओ। एक घटना ये भी कहती है कि चंद्रशेखर आज़ाद तब परेशान होकर के रसिया जाने के लिए, यानी कि मदद मांगने के लिए भी इनके पास गए थे। और पंडित नेहरू ने इनसे कहा था कि तुम अल्फ्रेड पार्क के अंदर जाकर के बैठो, मेरा आदमी वहाँ पर इतने बजे आएगा और तुम्हारे को पैसा दे देगा, तुम रसिया निकल जाना, स्टालिन से जाकर के मिल लेना। बंधुओं, चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी सुखदेव राज के साथ बैठ करके मंत्रणा कर रहे होते हैं। इसी बीच एसपी नॉट बाबर और कर्नलगंज थाने की पुलिस आकर के उस पार्क को घेर लेती है। अब आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि ये पुलिस वहां कैसे पहुंची, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद की छवि के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं था। किसने मुखबरी की, किसने सूचना दी, आप खुद उस हत्यारे तक पहुंच सकते हैं। और वहां पर जो गोलियां चली सामने से, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने साथी को कवर फायर देते हुए सुखदेव राज को वहां से निकाल दिया। और अकेला वीर आधे घंटे तक उस समय जो उनके पास जो पिस्टल थी उसे काल्ट पिस्टल बोला जाता है, माउजर पिस्टल उनके पास नहीं थी। उस काल्ट पिस्टल में 8 गोलियों की मैगजीन और 8 गोलियों की एक मैगजीन उनके पास अतिरिक्त थी। कुल 16 गोलियों में से 15 अंग्रेजों को इन्होंने मार करके ज़मीन पर गिरा दिया और 16वीं गोली से
अपने प्रण को सुरक्षित रखते हुए, इनका प्रण था कि मैं जीते जी कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगा, अपनी कनपटी से लगा करके इन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। इस प्रकार की शहादत चंद्रशेखर आज़ाद ने दे करके इस देश को आंदोलित कर दिया। कमला नेहरू के द्वारा जो ही चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के बारे में लोगों को पता लगा तो प्रयागराज की गली गली से जनमानस उमड़ पड़ा। उस स्थान पर आकर के उस जामुन के वृक्ष की मिट्टी को अपने घर ले जाने लगे। उस वृक्ष के आसपास उन्होंने धागे बांधने शुरू कर दिए मन्नत के। और जब अंग्रेज सरकार ने बिना किसी को बताए इनका अंतिम संस्कार कर दिया था, तो वहाँ पर उस स्थान पर जहाँ इनका अंतिम संस्कार हुआ था, लाखों की भीड़ पूरे भारत का नेतृत्व करते हुए एकत्रित हो गई। और चंद्रशेखर आज़ाद का ये बलिदान इस देश के युवाओं के अंदर क्रांति की ऐसी ज्वाला जगा गया जिसने 16 वर्ष बाद स्वतंत्रता का उपहार इस देश को प्रदान किया। आइए आज उस महान क्रांतिवीर की जन्म जयंती पर से नमन करें, शत नमन करें, वंदन करें और उनके जीवन चरित्र को अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाने और समझाने का प्रयास करें। अगर हम ये प्रयास नहीं करेंगे बंधुओं, तो इस राष्ट्र के अंदर भविष्य में कभी कोई चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बन सकेगा। और गुलामी का कोई पाश या किसी आपदा का कोई पाश यदि इस राष्ट्र के ऊपर आया तो उससे मुक्त होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी। इसलिए हमें हमारे गौरव के अध्यायों को स्वर्ण पटल पर लिखने का प्रयास करना होगा, हमारे पथ प्रणेताओं को हमारी संतति के जीवन की प्रेरणा बनाना होगा, तब जाकर के हम अपने कर्तव्य को पूर्ण कर पाएंगे। बंधुओं, आज हम चंद्रशेखर आज़ाद की जन्म जयंती पर्व पर उन्हें शत नमन करते हुए इसी बात की शपथ लें कि हम हमारे आसपास के वातावरण से वामपंथियों के द्वारा फैलाए गए भ्रमजाल को समाप्त करके वास्तविक राष्ट्रीय इतिहास को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। यही हमारी इन क्रांतिवीरों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिन क्रांतिवीरों ने गीता के उस श्लोक से प्रेरणा ली थी। उस गीता के श्लोक को मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रख करके अपनी वाणी को विराम देने का प्रयास करता हूँ। जब मोहग्रस्त अर्जुन का मोह तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा था कि हतो वा प्राप्यसी स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चये, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चये, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चये। बंधुओं, इस प्रकार से मैं आज चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन वृत्त को आपके सामने रखने का जो मैंने प्रयास किया है, उस प्रयास में मैं कितना सफल रहा हूँ ये इस पर निर्भर करता है कि आप लोग कितना इसका पालन करते हैं। जय हिंद, जय मातृभूमि, जय माँ भारती, वंदे मातरम, जय हिंद।